खबर में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं मियाँ शाहिद साहब। एक मौजूद मेहमान भी हमारे साथ हैं। एक रन डाउन आपकी खिदमत में पेश कर दें। सियासी जमातों ने अब इस्तीफ़ा मांगना शुरू कर दिया मोहसिन नकवी साहब से। क्या मामलात हैं, हालात कहाँ पर हैं, इस पर बात करेंगे। सदर और वज़ीर आज़म भी बाज़ औक़ात जो है वो माजी में भी इकट्ठे होते रहे हैं, मगर यूँ लगता है कि अब इसमें ये इस महाज पर वो इकट्ठे होते नज़र आ रहे हैं। ये जो सूबों वाला मामला है, इस पर बात करेंगे। उधर वज़ीर आज़म के दौरा है सऊदी अरब की बात भी करेंगे, और मोहम्मद बिन सलमान साहब क्या तशरीफ़ लाएंगे पाकिस्तान, और साथ साथ अपना हरमूज़ क्या खुलने जा रही है। अमेरिका डिप्लीट हुआ है, 80% मिसाइल उसके ख़त्म हो गए हैं, तो शायद अमन का गुरस्ता निकले। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सियासतदान जनाब एजाज उल हक साहब। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आप अंदर की हमेशा खबर रखते हैं और हमें एनलाइटन करते हैं। ये फरमाइए कि ये कितनी संजीदा गुफ्तगू है सूबों के ज़िमन में। इस बात पे तो हमारे इल्म में कोई इजाफा नहीं किया नकवी साहब ने कि सिस्टम तो डिसफंक्शनल है। तो क्या अब ये तय कर लिया गया है मुक़्तदरा के लेवल पर कि ये सूबे बनेंगे और कोई डिलीवरेंस की कोशिश होगी? जनाब एजाज उल हक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये सारे मामला जो है ना, ये 26वीं तरमीम, फिर उसके बाद 27वीं तरमीम, जो 2-3 मामला थे, खासतौर पर NFC अवार्ड का था, उसको डाला गया, निकाला गया, बहुत सी चीजें डालने की कोशिश की, फिर उनको निकाला गया। फिर 26वीं तरमीम में जब वो चीजें नहीं डाल सकी तो 27वीं तरमीम लाने की कोशिश की गई, तो आखिरी मोमेंट में उसमें से बहुत सी चीजें निकाल ली गई, और फिर 28वीं तरमीम की बात शुरू हो गई इस मुल्क के अंदर। तो वो फिर उन्होंने अपना बजट के दौरान मेहनत समाजत प्रोग्राम करके तो कुछ NFC अवार्ड में से पैसे जो है वो सूबों से लेकर तो मरकज को दे दिए। अब जो मामला है ना, वो ये है कि सिस्टम जो है वो चल नहीं रहा, और सिस्टम, मैंने जो कहा है कि सिस्टम इसलिए नहीं चल रहा कि जो जमहूरी कुव्वतों को करना चाहिए वो नहीं कर रहे। आपने अभी ये फरमाया कि निज़ाम चल नहीं रहा, आपका भी ख्याल यही है कि निज़ाम नहीं चल रहा, ये जो मौजूदा निज़ाम है। मोहसिन नकवी साहब ने भी उस दिन ये फरमाया कि निज़ाम नहीं चल रहा, नया निज़ाम लाना होगा, और उस हवाले से उन्होंने तजावीज़ भी दी कुछ, और ऐसा लग रहा था कि वो तजावीज़ नहीं है, पैगाम नहीं है, फ़ैसला है। उसके बाद जो है वो तीनों जमातों की जानिब से, जिसमें मुस्लिम लीग नून है, रद्द अमल आया, वहाँ से बाकायदा तौर पर कहा गया कि फिर तुम आप जो है वो इस्तीफ़ा दे दें। ये भी खबर आई कि इस्तीफ़ा मांगने का कहा भी गया है मियाँ नवाज शरीफ साहब की जानिब से कि शहबाज शरीफ को कि वो इस्तीफ़ा लें। ये खबर भी निकली, और साथ साथ मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी ने भी इस्तीफ़ा मांगा, मौलाना फजलुर रहमान ने भी उनसे इस्तीफ़ा मांगा। आप क्या समझते हैं कि ये तीनों जमातें जो हैं ये तो इकट्ठी हो गई हैं, और ये इकट्ठा इस तरह तो नहीं कि अगर जाना है तो इकट्ठा जाना है, रहना है तो इकट्ठा रहना है, जिस तरह सदर जरदारी और मियाँ नवाज शरीफ ये जाएंगे, या पूरी हुकूमत जाएगी, या पूरा कोलिशन जाएगी तो इकट्ठी जाएगी, ऐसी सूरत हाल तो नहीं। क्या आइंदा आने वाले दिनों में इजलास भी होगा, उसमें बाकायदा तौर पर मोहसिन नकवी साहब का इस्तीफ़ा नहीं मांगा जाएगा, या वाक़तन जो है वो उनको जो है वो इस्तीफ़ा उनसे लिया जाएगा, या ये फैसला हो चुका है ये कि निज़ाम बदलना ही बदलना है, जो मर्जी हो जाए, और इनको बाकायदा तौर पर सियासी जमातों को एक पैगाम, बल्कि टाइम फ्रेम तो नहीं दिया गया, पैगाम दे दिया गया है कि इसको खुद बदलें या हम बदलेंगे? खबर क्या है सर? देखिए, बात यह है कि आप जितने मर्जी एक्सपेरिमेंट कर लें, जब तक कि आप बुनियादी चीजों को ठीक नहीं करेंगे, मजीद यूनिट बनाएंगे। मेरे नजदीक, जो कि मैं आज से नहीं, 1990 से जब से मैं सियासत में आया हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि इंतजामी बुनियादों पर सूबे होने चाहिए। अब चले हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं जी, के डिविजनल लेवल पर यूनिट्स होनी चाहिए। हाँ, यूनिट जरूर होने चाहिए, लेकिन जब तक आप लोकल बॉडीज के इलेक्शन नहीं करवाएंगे, जब तक आप इस करप्शन को खत्म करने के लिए इकदाम नहीं करेंगे, आप यूनिट बनाएंगे, मजीद यूनिट बनाएंगे, मजीद बिलियों को दूध के ऊपर रखवाली के लिए बैठा देंगे, मजीद करप्शन बढ़ेगी, और वो आम आदमी जिसको आपने के रिलीफ देना है, वो बेचारा मजीद फंसता चला जाएगा दलदल के अंदर। एजाज भाई, एक मैं इंटरजेक्शन करना चाहता हूँ, मैं उस पर आपका टेक लेना चाहता हूँ। देखें, 2-4 बातें हैं। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ा मसला हमारी बिजली का, और आपने करप्शन की बात की, IPPs का 5000 का हमारा सर्कुलर डेट है, वो हम खोलते नहीं हैं।
और ये इशराफिया अपने अपने आप को अकाउंटेबल नहीं बनाती, यानी वो खोल के हम देख नहीं सकते कि ये मुआहदे क्या हैं। देखिए ये दो चार मोटी मोटी बातें हैं। देखिए ना, एजुकेशन देख लें, 25-25 हज़ार रुपया एक बच्चे की फ़ीस हो गई है। बीमार होना एक जुर्म बन चुका है। बिजली का बिल एक नाइटमेयर बन चुका है। ये अगर चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं, ये खाना पीना लगा रहता है, तो जितने मर्जी सूबे बना लें या ना बनाएं। एजाज भाई बिल्कुल, मैं यही बात कर रहा हूँ जो आप कर रहे हैं। 100% मैं यही बात कर रहा हूँ। मेरा शायद तरीकाकार ये है कि जो मामलात हैं इनको ठीक करें। जो मौजूदा इस वक्त नासूर इस सिस्टम के अंदर लग के एक दीमक की तरह इसको खाता जा रहा है, जब तक उसको नहीं ठीक करेंगे, डिवॉल्व नहीं करेंगे, करप्शन को खत्म नहीं करेंगे, मेरिट पे काम नहीं करेंगे। ये जिस तरह आपने IPPs की बात की है कि 60% जो है वो हमारा टोटल बजट जो है वो IPPs की पेमेंट में निकल जाता है। और हर बिल, लेकिन इत्यादुल हक साहब, क्या ये होता हुआ नजर आ रहा है? क्या इंतजामी यूनिट आपको बनते हुए सर नजर आ रहे हैं? सूबे बनते हुए नजर आ रहे हैं? करप्शन के खिलाफ एहतसाब होता हुआ नजर आ रहा है इसी साल? देखिए, हर कोई परेशान इसलिए है कि वो ये देख रहा है कि ये सिस्टम नहीं चल रहा। वो ये नहीं देख रहा कि किस वजह से नहीं चल रहा। वो समझ रहे हैं कि जी ये नए सूबे बना देंगे, नए यूनिट बना देंगे, शायद मामला ठीक हो जाए। लेकिन ये मसला नहीं है इस मुल्क का। इस मुल्क का इस वक्त मसले पहले सबसे नंबर 1 तो है दहशतगर्दी, कि उसको खत्म करने के लिए सब दिमाग जोड़कर बैठे आपस में। दूसरा, अगर आपने जमहूरियत चलानी है, डिलीवर करना है, तो जमहूरी तरीके से चलाएं, ऑटोक्रेसी ना करें। सर मानेगा कौन इन चीजों पर? मानेगा कौन? ये तो नहीं, इस तरह तो नहीं कोई भी कंसेंसस पैदा हो रहा, ना इत्तेफाक पैदा हो रहा है। देखें सर, ना मुस्लिम लीग नून मान रही है, ना पीपल्स पार्टी मान रही है, ना JUI फे मान रही है, PTI मानेगी कि नहीं मानेगी अभी पता नहीं, इमरान खान क्या मानेंगे। ये तो इस तरह तो जो है इत्तेफाक राय पैदा नहीं हो रहा, तो फिर कैसे होगा? इत्तेफाक राय तो पैदा हो जाएगा। तो मोहसिन नकवी साहब ने जो बातें की हैं वो ठीक की हैं, उनका तरीका कार गलत। अगर वो बात मैं करता ना जाकर, तो वो ज्यादा लोगों को समझ आती है। एक वजीर जब ये बातें करता है तो उसको फिर काबीना से शुरू करना चाहिए। वो काबीना में बात करें, काबीना में अगर उसकी बात ना सुनी जाए, अब इस सिस्टम के साथ नहीं रहना चाहता। अच्छा, ये चीजें ठीक करने वाली आपने रहना। अच्छा एजाज भाई एक और बात, मोहसिन नकवी साहब देखें, उनका एक बड़ा यानी सफ़र है, एक रिपोर्टर से आगे तक गए हैं। जो उन्होंने बातें की हैं उसमें गलत तो कुछ भी नहीं था। जिस तरह आप फरमा रहे हैं, शायद तरीका ठीक नहीं था, जगह ठीक नहीं थी, या मगर ये सबके लोगों के दिलों की आवाज़ थी। और ये मुल्क जो है, अब आज इसहाक डार साहब फरमाते हैं $130 बिलियन का कर्जा कुछ नहीं, आप परेशान ना हो। अरे भाई, आप तो माशाल्लाह बच्चे आपके दुबई में बैठे हैं, यहाँ आपकी इशराफिया की मौज लगी हुई है, और यहाँ पे जो है बिजली का बिल, जैसे मैंने अर्ज़ किया एजाज भाई, एक नाइटमेयर बन गया मिडिल क्लास के लिए भी। तो बातें तो उनकी 100% दुरुस्त हैं, लेकिन डिलीवरेंस का हर आदमी को शक है कि ये इशराफिया कभी भी ये काम नहीं होने देगी, या रास्ते में खड़े हो जाएंगे, या फिर क्या मुक्तदिरा को जाना पड़ेगा दी होल हॉग जिसे कहते, रेड लाइन जिसे आप कहते हैं, वो आप खुद उन्हें अमली तौर पर जैसे पहले होता रहा है यहाँ पे। एजाज भाई तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर देखिए, इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। आप जितना मर्जी जोर लगा रहे हैं, मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह हम कर रहे हैं कि फेडरेशन को हमने बिल्कुल महदूद कर दिया है कि उसके पल्ले ही कुछ नहीं है। यानी इस्लामाबाद की टेरिटरी से बाहर वजीर आजम की कोई हैसियत नहीं है। सूबे जो है वो मादर पितर आजाद है, वो पैसा जितना है वो खाई जा रहे हैं, और फिर कहते हैं जी हम ये खाते भी हैं फिर लगाते भी हैं। मतलब हर किसी को पता है कि कौन खा रहा है और कौन नहीं लगा रहा। पूरा ये फंड जो है इनको मिलता है, सूबों का पूरा खाया जाता है, कहीं नहीं लगाया जाता। और ये इन्होंने अपनी एक माफिया है जो बैठा हुआ है, किसी को मुदाखलत नहीं करने देते। अफसोस के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरह ये मामला नहीं चलेगा। फिर सबको घर भेजना भी कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फिर आप पता है कि बहुत सी और मुश्किलात सामने आ जाती हैं। तो ये अब इनको खुद समझना चाहिए कि हम कहाँ गलती है। आपस में बैठे तो सही ना, कम से कम बैठकर बात करें। ये डिस्कशन जिस तरह शुरू हुई है और तोड़ पकड़ ली है आप बाजी के अंदर, मैंने देखिए सर, मोहसिन नकवी साहब ने तमाम सियासी जमातों को यह पैगाम तो दे दिया, इसमें मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, दीगर जमातें हैं,
क्या पीटीआई के इमरान खान से भी राब्ते हो रहे हैं इस हवाले से, ये राब्ता हुआ है इस हवाले से कि उनसे भी इत्तफाक राय जो है वो लिया जाए? अगर वो इस पर इत्तफाक कर जाते हैं तो फिर क्या उनकी रिहाई भी आगे मुस्तकबिल करीब में मुमकिन है? देखिए, ये तो प्रेडिक्शन करना तो मेरा बड़ी मुश्किल बात है। पीटीआई कोई छोटी जमात नहीं है। जो पीटीआई पार्लियामेंट के अंदर सबसे बड़ी जमात थी, तो अगर कोई इस किस्म का काम कर रहा है तो फिर एक इतनी बड़ी जमात को आप छोड़ के तो नहीं कर सकते ना। वैसे तो मेरे ख्याल में बात कहीं ना कहीं जारी रहती है, लेकिन इस मसले पर भी अगर इसको आगे लेकर चलना है तो आपको उनको इत्तेमाद में लेना पड़ेगा, उनकी लीडरशिप को इत्तेमाद में लेना पड़ेगा। जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, हालांकि उनकी अपनी गलती है कि उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के उस पार्लियामेंट में जो उनकी हैसियत थी उन्होंने खुद ही काम कर सारी कमेटियों से बाहर निकल गए और अब इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि हम कब इस्तीफा देके बाहर निकलेंगे। हालांकि वो बड़ा मौसर किरदार अदा कर सकते थे वहां। अच्छा एजाज भाई, ये देखिए ना, हम ये मसले क्या है। मिसाल के तौर पर मैं ख्वाजा आसिफ साहब को कोट करता हूँ, जब वो वजीर बराए पानी और बिजली थे, हेरल्ड में उनका इंटरव्यू छपा था, वो खुद मिनिस्टर इंचार्ज थे और कह रहे थे जी कि ये बिजली नहीं बन रही, डे लाइट रॉबरी हो रही है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब अगर हम अवैस लगारी साहब को देखते हैं तो वो भी शीशा पिलाई हुई दीवार बन के IPPs के सामने खड़े हो जाते हैं। अब जबकि हम जानते हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर, हमारी इंडस्ट्री खत्म हो गई, यहाँ से इंडस्ट्री निकल गई, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, हम कंपेटिटिव ही नहीं रहे, कर्जा कभी इधर से रोल ओवर कभी उधर से रोल ओवर, ये काम तो चलेगा नहीं। ये तो बिल्कुल रियासत डिफॉल्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। इजाज भाई, आप क्या समझते हैं? बिल्कुल, मैं देखिए ना, मैं आपसे एग्री करता हूँ। आप इस वक्त कई साहब के 17 रुपए हर यूनिट पे आप IPPs को पे करने के लिए दे रहे हैं, हर पाकिस्तानी इस वक्त। और सिस्टम इस तरह बनाए हुए हैं कि जिस शख्स को 200 यूनिट का काबिल कम बिजली दी गई है, अगर वो 201 यूनिट इस्तेमाल करेगा तो उसका बिल जो है 3000 से 11000 पे चला जाएगा और अगले 6 महीने तक उसको उसी रेट में फिर पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा याद भाई, ये फरमा दीजिए, मियां साहब भी सवाल पूछना चाह रहे हैं, 6 महीने की डेड लाइन जो है, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, और ये वाकई कट ऑफ टाइम होगा? मेरा नहीं ख्याल कि 6 महीने की बात है। ये बात बहस जो है वो आगे चलेगी। अगर कोई फैसला होना हुआ तो ये फौरी तौर पर सर जोड़कर सब बैठ जाएंगे, और अगर नहीं होना तो ये फिर 6 महीने क्या, ये उसी तरह है। मैं जो कहता होता हूँ कि जब पहले एक मनी लॉन्ड्रिंग क्वीन आई थी, उस पर इतना शोर होल हुआ था, उसके बाद एक ड्रग लॉन्ड्रिंग की वो क्वीन आई थी, उस पर कितना शोर हुआ था, हमने कहा पता नहीं वो क़यामत आने वाली है, और आज उसका जिक्र ही नहीं है। ये भी फिर 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद मोहसिन नकवी साहब ने बयान दे दिया, खाया पिया कुछ नहीं, प्लेट तोड़ी 12 ने, वो साहब हो जाए। जी मियां साहब, लेकिन एजाजुल हक साहब, जो हालात हैं, जो सूरत हाल है, वो तो ठीक नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस सतह पर पहुंच चुकी है कि वो कहते हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अगर उल्टी गिनती शुरू का मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी अगर इत्तेहाद से निकलती है तो फिर क्या होगा? क्या बाकी भी इत्तेहादी जो है तितर बितर होंगे, हुकूमत ख़त्म होगी? क्योंकि खबर तो ये भी आ रही है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो तैयार है, यहाँ तक कि ये खबर आई कि मियां नवाज शरीफ तैयार हैं कि अगर इलेक्शन होते हैं तो पंजाब जो है उससे हम जीत जाएंगे, तो कोई मसला नहीं, इलेक्शन होते हैं तो हो जाए, कोई जाता है तो चला जाए। क्या और दूसरा, मोहसिन नकवी साहब ने ये तजवीज़ दे दी और इस पर भी जो है वो बड़ी लेदेर हो रही है कि आपको कोई सियासी बहरान मुस्तकबिल में या इसी साल में आगे नज़र आ रहा है, या इसी तरह 5 साल गुजरेंगे? वो एक राय थी, वो राय दी गई और ख़त्म हो गई। नहीं, इस तरह तो फिर मामला नहीं चलेगा ना। इस तरह तो मुल्क को जो दरपेश मसाइल है, अगर उसको हल करने की तरफ हम नहीं जाएंगे और आपस में एक दूसरे को गाली गलौज करते रहेंगे। और ये जो कश्मीर के इलेक्शन में हुआ है, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में हुआ है, ये मतलब एक ऐसी नूरा कुश्ती आप समझ लें। देखिए ना, मेरी बात, मैं छोटी सी आपको एक मिसाल देता हूँ। एक पार्टी है जिसने 1 सीट भी नहीं जीती, आज उसकी गिलगित बल्तिस्तान में 8 सीटें, मतलब बगैर बुरा मनाए मैं बता रहा हूँ। तो जो ऑपोजिशन है वो हुकूमत के साथ बैठकर वहां कह रही है जी गवर्नर मेरा होगा, डिप्टी स्पीकर मेरा होगा और मैं बैठूंगा ऑपोजिशन में। ये क्या नूरा कुश्ती जो कर रहे हैं, और मतलब अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं और खुद आपस में सारे मिलकर
काम कर रहे हैं। यही अब आप कश्मीर के इलेक्शन में देखिए। आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात की कि ये नूरा कुश्ती खत्म होनी चाहिए, जो इदारों का या जो हमारे इलेक्शन का एतबार है उसे भी बहाल होना। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब एजाजुल हक, सीनियर सियासतदान हमारे साथ थे। नाजरीन, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो देखेंगे कि अब नए हरमूज में क्या हो रहा है, क्या एक सुलह का इम्कान शायद इसलिए पैदा हो गया कि जो असले की इस वक्त जो इन्वेंट्री है अमेरिका की, वो सुना है कि बहुत बुरी तरह डिप्लीटेड, 80% उसका असला मुअस्सर असला ख़त्म हो चुका है। तो क्या एक अमन का सिलसिला हो सकता है और पेट्रोल की कीमतें नीचे आ जाएं, क्योंकि लोग तो बहुत बिलबिला रहे हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। मियां साहब, अब आपसे कुछ खबरें लेते हैं। इस्लामाबाद में आप बैठे हुए हैं, वज़ीर आज़म साहब का दौरा सऊदी अरब और फिर मोहम्मद बिन सलमान भी तशरीफ़ ला रहे हैं। कोई इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं, कोई उधर से भी। अभी तक तो हम कर्ज़ों पर ही चल रहे हैं, रोल ओवर पर भी चल रहे हैं, तो ये इनसे अब हम कर्ज़े और रोल ओवर ही यानी यही उम्मीद रखें या कोई रियल इन्वेस्टमेंट भी आ रही है? मियाँ साहब देखिए गाइस साहब, बात आगे बढ़ चुकी है। इस्लामाबाद के अंदर दो बड़ी खबरें हैं और वो दो बड़ी खबरें ऐसी हैं कि जो मुल्क की तकदीर बदलने जा रही हैं। एक तो आज डायलॉग मुकम्मल हुए हैं ईरान के साथ पाकिस्तान के, 2 रोज़ा डायलॉग थे। यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर आला सतही वफ्द जो है वो ईरान का सरकारी वफ्द, उनके वज़ीर तिजारत जो है उनकी सरबराही में यहाँ पर था और आज ही उनकी जो है वो इख्तितामी तकरीब हुई है, जिसमें ये फैसला किया गया है कि दोनों मुल्कों के दरमियान फ्री ट्रेड जो है वो होगी और 10 अरब डॉलर तक दोनों मुल्क जो है वो ट्रेड को आगे ले जाएंगे और उसके बाद ये 100 अरब डॉलर तक जाएगी। फ्री ट्रेड का मतलब क्या है कायसर? फ्री ट्रेड का मतलब यह है कि टैरिफ जो है वो ज़ीरो होगा। यहाँ से चीज़ें वहाँ जाएंगी, वहाँ से यहाँ आएंगी, तो दोनों मुल्कों को सस्ती जो है वो अशियाए खुर्दोनोश या दीगर अशिया जो है वो मिलेंगी और कारोबार जो है वो बड़ा आसान होगा। और बॉर्डर टू बॉर्डर, जी टू जी और बिजनेस टू बिजनेस कारोबार जो है वो होगा। ये इस हवाले से बहुत मुआहदा जो है वो तय पा चुका है और आज इस मुआहदे में ये भी तय पाया है कि जो गैस पाइपलाइन है, पाक ईरान गैस पाइपलाइन, उस पर मामला जो है वो आगे बढ़ाए जाएंगे। पाकिस्तान ने उनको कहा है कि जो वहाँ प्लंटी पाकिस्तान को पड़ी थी उसको जो है वो वेव ऑफ किया जाए, वो भी होती हुई नजर आ रही है। और कल एक बहुत बड़ी एक्टिविटी का हिस्सा होने जा रही है, वो ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर जा रहे हैं। 6 और 7 का दौरा है। वहाँ पर वो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान वली अहद से मुलाकात करेंगे, उनको पाकिस्तान आने की दावत देंगे क्योंकि उनका पाकिस्तान आना बहुत अरसे से ड्यू है। उन्होंने पाकिस्तान आना था और जो इससे पहले मुज़ाकरात हुए थे, तिजारती मुज़ाकरात, उस पर अनाउंसमेंट होनी थी और अब ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म उनको बाज़ाब्ता दावत देंगे और वो दावत कबूल करेंगे और वो पाकिस्तान जब आएंगे तो बहुत बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है उसका वो ऐलान करेंगे। वो इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑयल सेक्टर में होगी, रिफाइनरी जो है वो लगाई जानी है, ऑयल सिटी में उनका जो है वो इन्वेस्टमेंट होनी है, रिकोडेक में सऊदी इन्वेस्टमेंट होनी है, ज़राअत में जो है सऊदी इन्वेस्टमेंट होनी है, ग्वादर पर जो है सऊदी इन्वेस्टमेंट होनी है, कानकुनी में जो कि रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वहाँ पर सऊदी अरब जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। तीसरी बड़ी इसके साथ जुड़ी हुई खबर है कि शायद हो सकता है कि जब अगर वो पाकिस्तान आते हैं, जब वज़ीर आज़म उनको दावत देते हैं, तो पाकिस्तान ने ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराक़ची और उनके स्पीकर बाकर कालीबाफ, उनको भी दावत दी है। कल बाकायदा तौर पर इसहाक डार साहब ने कॉल की अब्बास अराक़ची साहब को और उनको बाकायदा पाकिस्तान के अंदर दौरे की दावत दी है। उनके दौरे की दावत के हवाले से ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि जो न्यूक्लियर मुज़ाकरात होने हैं ईरान के साथ अमेरिका के, वो पाकिस्तान के अंदर हों और उससे पहले दोनों शख्सियात को पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर दौरे की दावत देकर उनको कायल किया जाए और एक नुक्ते पर जो है वो मुत्तफिक हो जाए और फिर उसके साथ मुज़ाकरात जो है अमेरिका के साथ हों। और मुमकिन है कि उस दौरान शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो है उनका भी दौरा पाकिस्तान हो, तो ईरान और पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान पाकिस्तान बाकायदा एक पुल बन चुका है और दोनों मुल्कों को नज़दीक लाने में, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतरीन करने में पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है और तीसरा पाकिस्तान खुद उसमें शामिल होगा, तो ये ट्राइका जो है वो बन जाएगी। और कुवैत जो पहले ही पाकिस्तान के साथ मुआहदा कर चुका है
जो दिफाई मुआहदा है। सोमालिया ने कल जो है वो दिफाई मुआहदे के हवाले से साइन कर दिए हैं, और सोमालिया के जो वज़ीर दिफा हैं वो पाकिस्तान में थे, और पाकिस्तान की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने, दोनों ने मुआहदे पर साइन किए हैं, जिसमें कौमी सलामती और दिफा के अमूर के हवाले से दोनों मुल्क एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तफिक हो चुके हैं। आप आने वाले दिनों में सर देखेंगे कि सागदार साहब अभी उर्दन में है, वहाँ भी एक बड़ी बैठक होने वाली है, और वहाँ भी जो है वो एक पूरा प्लान और कंसेंसस जो है वो डेवलप होगा, जो कि 4 वज़राए खारजा की मीटिंग इस्लामाबाद के अंदर हुई थी सर। वो कायद साहब आपको याद होगा, उसमें कुछ फैसले हुए थे। उसमें 4 वज़राए खारजा कौन थे? पाकिस्तान के वज़ीर खारजा थे, सऊदी अरब के थे, तुर्की के थे और मिस्र के थे। ये एक जो मुस्तकबिल में इत्तेहाद बनने जा रहा है, जिसमें ये सारे ममालिक शामिल होंगे, तो उस सिलसिले की कड़ी है कि वज़ीर खारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ वहाँ पर गए हैं, और जैसे ही ये पाक ईरान मुआहदा आबनाए हरमूज़ पे होता है तो मामलात आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर है काजी साहब, वो ये है कि यूएई के साथ जो हमारे ताल्लुकात सर्द मोहरी का शिकार थे, और वो बहुत हद तक ज़्यादा आगे निकल चुके थे, अब वो वापस आ रहे हैं, और यूएई ने पाकिस्तानियों को कर्ज जो वीज़े हैं उसमें सहूलत दे दी है। अब पाकिस्तानी वहाँ जो है वीज़ा लेके सैर भी कर सकते हैं, रह भी सकते हैं, कारोबार भी कर सकते हैं, और उन्होंने बहुत सी सहूलियात का ऐलान भी कर दिया है। और क्योंकि यूएई में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, उनको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और फिर उन्होंने एक दफ़ा पाकिस्तानियों को बुलाया है। पहले की तरह शायद अब भी पाकिस्तानी जो है वहाँ इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन जो हमारी जो हुनरमंद अफरादी कुव्वत है वो वहाँ पर जाकर ज़र मुबादला कमाएगी, और पाकिस्तान की तरसीलाती ज़र में इजाफा होगा। अच्छा मियां साहब, ये भी फरमाते जाइए कि क्या ये जो हमने MOU साइन करवाया था, ये इस हवाले से भी पाकिस्तान में दोबारा से कोई बैठक हो सकती है? जी बिल्कुल कायद साहब, ये हो सकती है, क्योंकि अब्बास अरागची साहब को जो दावत दी गई है और बाकर कालीबाफ साहब को जो दावत दी गई है वो इसीलिए दी गई है कि वो पाकिस्तान आएंगे, उनके साथ इनिशियल बातचीत होगी। आगे जो इस पर जो है वो मुफाहमती याददाश्त पर के आगे 60 रोज़ में के बाद जो है वो एक मुफस्सल मुआहदा होना था, जो कि नहीं हो सका, फिर जंग लग गई। अब फिर दोबारा उस पर जो है बातचीत हो रही है, तो उस हवाले से पाकिस्तान के अंदर पहले ये बैठक होगी, फिर उसके बाद दोबारा जो है वो बड़ी बैठक पाकिस्तान के अंदर हो सकती है, और इस हवाले से तमाम तर पाकिस्तान की जानिब से तैयारियां मुकम्मल हैं। जैसे ही सागदार साहब वापस आते हैं तो ईरानी क़यादत पाकिस्तान आएगी। ईरानी क़यादत तसलसल से पाकिस्तान आ रही है, और पाकिस्तान के साथ कारोबारी रवाबत तो बढ़ रहे हैं, सियासी रवाबत भी बढ़ रहे हैं, सफारती रवाबत भी बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान के अंदर वो जो मुआहदा होना है उसकी कोशिश की जा रही है कि वो पाकिस्तान के अंदर ही, इस्लामाबाद के अंदर ही हो। लेकिन और जो मुफाहमती बात तो ये है वो जब एग्रीमेंट का रूप धारे तो वो भी इस्लामाबाद एग्रीमेंट ही कहलाए। चलें इस हवाले से इसी नोट पे इस सेगमेंट को अमेंड करते हैं कि कुछ तेल ही सस्ता हो जाए, ईरान से तेल ही आना शुरू हो जाए। स्मगलिंग तो खैर से हो ही रही है, हमने सारे काम कर रहे हैं, मगर क्या आवाम को शायद ये रिलीफ मिल जाए, इसी उम्मीद पे इस सेगमेंट को क्लोज करते हैं और एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, और मज़ीद बहुत सी खबरें, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड जनाब साजिद हबीब साहब ने। बहुत शुक्रिया साजिद हबीब साहब। साजिद साहब, बड़ा एक जंग तवील ही होती चली जा रही है, मगर अब उम्मीद इस तरह से बंधी, कहा जा रहा है कि अमेरिका के 80% मिसाइल जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और नए अभी बनने में शायद कुछ अरसा दरकार हो। तो आपको लग रहा है कि अब ये अबराह हरमुज़ भी खुल सकती है और टेबल पर दोनों जल्द आने वाले हैं? बहुत शुक्रिया। जो हालात नज़र आ रहे हैं, जिस तरह की ताज़ा तरीन खबरें आ रही हैं, जिसमें अगर हॉर्मुज़ की बात करें तो ईरान और ओमान का ऐलान करना है कि कौन सा फार्मूला है, क्या जाने वाले जहाज़ ईरान की लेन से गुजरेंगे, आने वाले ओमान की लेन से वापस आएंगे, और इसको सर्विस चार्जेस कहेंगे, क्या ये अनाउंसमेंट होने वाली बात है। तो मुस्बित खबरें आ रही हैं। जहाँ तक आपने पहले वाली मिसाइलों की बात की, उसमें अगर हम गैर सरकारी मीडिया को लें अमेरिका का, तो उसको, और अगर सरकारी मीडिया जो उनके कमांडर ने स्टेटमेंट दिए उसमें ही सच छुपा हुआ है। आप देखिए, जंग के दौरान में, बल्कि ये इस वाली फरवरी पे जो 28 को जंग शुरू हुई थी, इससे पहले और पिछले साल जून के वाक़े के बाद
अमेरिका ने जनूबी कोरिया से और यूरोप से ये जो मिसाइल्स हैं थार्ड जिसको कहते हैं, जो कि हाई ऑल्टीट्यूड डिफेंस है, एरिया डिफेंस है, और पेट्रियट जो निस्बतन मिड ऑल्टीट्यूड से लोअर ऑल्टीट्यूड के ऊपर कवर करता है, ये वहां से मूव किए थे। मूव किए का मतलब था कि इस यहाँ पे ऑलरेडी उनकी कमी हुई है पिछले साल भी, और इस साल तो जिस तरह से मुझे तो हैरानी होती है एज ए मिलिट्री मैन कि इन्होंने सोचा नहीं कि ईरान जब रिटेलिएट करेगा, वो एक जगह पे बैठ के, आपके लिए तो एक टारगेट है ईरान, ईरान ने जवाब दिया आपको 5-6 जगह के ऊपर। आपको समंदर में दिया, बहरीन में दिया, कुवैत में दिया, यूएई में दिया, कतर में दिया, सऊदी अरब में दिया, जॉर्डन में दिया, तुर्की में दिया। तो इनका तो सारा उसने इसको डाइल्यूट कर दिया, उनकी जो पावर थी उनके पास, मिसाइलों की पावर थी। तो अगर वो जो पेट्रियट है उसका कहते हैं कि तकरीबन निस्फ रह गए, 40% कम से कम कंज्यूम हो चुके हैं, और जो थर्ड है उसकी शॉर्टेज बहुत ज्यादा है। और अगर उसमें 80% जो, अगर उनका गैर सरकारी मीडिया कह रहा है कि 80% उनके थर्ड सिस्टम जो है वो खत्म हो चुके हैं, डिप्लीट हो चुके हैं। तो जहां उनकी कोई 50-60 साल की प्रोडक्शन थी, उसको कह रहे हैं जी हम उसको 400 तक बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त लगेगा। तो उसमें अगर 2 साल भी लगते हैं तो इस वक्त अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि वो नॉर्मल जंग जारी सकते। मैं नॉर्मल इसलिए कह रहा हूं कि आपको याद होगा पिछले दिनों ट्रंप ने जो धमकी दी थी कि हम दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे पहली मर्तबा सबसे ज्यादा तबाहकुन हथियार इस्तेमाल करेंगे। तो इसके बीच में कहीं मुझे उम्मीद है कि ये रास्ता जल्दी कोई निकल आएगा। दोबारा से वो जो एमओयू है उसके 60 दिन को रिवाइव करने की बात हो रही है। होर्मुज के ऊपर अगर हो जाता है, और होर्मुज में जो अभी ताज़ा तरीन मुझे पता चल रहा था न्यूज़ से ही, मीडिया से, डिफरेंट मीडिया से, कि वो ईरान के जो जिसको हम कहते हैं मोतदिल हल्के हैं, उन्होंने तो उसको ऊपर राजीनामा हो गया है। अब आईआरजीसी और उनके जो रहबर हैं उनका अप्रूवल चाहिए। तो उम्मीद है कि कुछ अच्छी खबर आनी चाहिए। एयर मार्शल साहब, बिल्कुल उम्मीद तो है, अच्छी खबर आएगी और उम्मीद की भी जा सकती है, लेकिन इजराइल जो स्पाइलर है उनकी जानिब से भी एक बयान आया है कि हमें इत्मीनान में नहीं लिया जा रहा और हमें बराह रास्त कोई खबर नहीं मिल रही। वो तो इसमें कोई ना कोई रखना डाल सकता है। जहाँ तक मिसाइलों की बात है सर, तो बाकायदा तौर पर फिगर्स सामने आ चुके हैं कि उनके पास जो पेट्रियट तो 2330 मिसाइल थे, इंटरसेप्टर मिसाइल थे, वो सिर्फ रह गए हैं 827, और जो थर्ड थे वो 452 में से 278 रह गए हैं। एक उनके पास मिसाइल थे एयर मार्शल साहब जिसको आर्मी टेक्निकल मिसाइल सिस्टम्स कहा जाता था, और जो कि एक्यूरेट मिसाइल भी उसको कहा जाता है और लॉन्ग रेंज मिसाइल भी उनको कहा जाता है। उनका जखीरा जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और साथ साथ ट्रंप जो है वो धमकी भी दे रहे हैं कि अगर ईरान ना माना तो बहुत बड़ी तबाही होगी और बहुत बड़ा हमला होगा। और इसकी दलील CNN ने दी है। CNN ने खबर दी है कि जो सेंटकॉम है उसके एक इंटेलिजेंस ऑफिसर ने एक ईमेल लिखी तज्जियाकारों को। उन्होंने कहा कि हमें कोई गैर रवायती कोई तरीके बताएं और इस हवाले से जो है वो हमें मशवरा दें कि गैर रवायती तौर पर जो है वो ईरान पर दबाव डाला जाए। तो अगर उनके पास इस तरह का असला ख़त्म हो गया है तो वो किसी, अगर हमला बड़ा करना है तो कोई ऐसा हथियार तो इस्तेमाल नहीं करेंगे कि जो मोहलिक भी हो, यानी कि जिसको हम एटमी हथियार कहते हैं, वो उस तरफ चले जाएं अमेरिका। देखिए, स्पॉयलर्स की आपने बिल्कुल ठीक बात की, लेकिन ये एक चीज हमने देखी है कि इस पूरे प्रोसेस में इसराइल को उस तरह से पजीराई अमरीकी मीडिया में, अमरीकी जो सेन मोतदिल मिजाज उनमें नहीं मिली जिस तरह इसको हमेशा से मिलती रही है। भले उसको दो शख्सियात का टकराव कह लें कि ट्रंप अपनी जगह एक नरगिसियत पसंद इंसान है और नेतन्याहू जो समझते हैं कि जो हम कहते हैं वो अमेरिका को करना होता है, लेकिन ये कि इस दफ़ा उसको उतनी पजीराई नहीं मिली, बल्कि बड़ी तल्ख बातें भी हुई हैं उनकी आपस में जो फ़ोन पे बात हुई थी। मेरे ख्याल में अब इसराइल का सबसे बड़ा जो इस वक्त परेशानी है कि ये थर्ड मिसाइल और पेट्रियट है, या वो जो तीसरे मिसाइल आपने जिक्र किया जो एक्यूरेट है, ये सारे एक्यूरेट इंटीग्रेटेड थे इनके आयरन डोम के लिए। तो इसराइल को ये सबसे बड़ा खदशा है कि उसका नुकसान होगा, कि उसका डिफेंस कमजोर हो गया है। किसी को परवाह नहीं है कि सऊदी अरब का डिफेंस होता है कि नहीं, कतर का होता है कि नहीं, बहरीन कुवैत का होता है कि नहीं, ना अमेरिका को फिक्र है ना उसको फिक्र है। ये सारा आयरन डोम बेसिकली इसराइल की प्रोटेक्शन के लिए था।
तो स्पॉइलर तो वो है, लेकिन हमें हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कुछ स्पॉयलर्स यहां पे भी बैठे हुए हैं। आप एक बड़ी सुपर पावर को अच्छी तरीके से आपने हैंडल किया, आपको दुनिया में इज्जत अफजाई मिली, आपको सपोर्ट भी मिली, आपके अंदर भी बड़ी तबाही हुई ईरान के अंदर। तो कुछ इनके जो हार्ड लाइनर्स हैं, आपको याद होगा हमने बात की थी कोई 2-3 हफ्ते पहले कि जब अभी खमेनाई साहब के जनाजे से ही ये सऊदी अरब और कतर का वफद बाद में वापस नहीं पहुंचा था, तो ईरान ने उनके शिप्स के ऊपर हमला कर दिया था। तो स्पॉयलर्स यहां पे भी हैं, लेकिन उनको रियलाइज करना चाहिए कि अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने तबाहकुन या एटमी हथियारों की बात की, भाई वो 1971 से लेके अब तक सिर्फ मुख्तलिफ मुल्कों पे पाबंदियां लगा के 38 मिलियन जिंदगियां इंसानों की जानें ले चुके हैं बगैर किसी को कोई बॉम्बिंग किए या कुछ किए। पर जब बॉम्बिंग की है, लीबिया को देख लें, इराक को देख लें, शाम को देख लें, अफगानिस्तान को देख लें, मिलियंस मार दिए। तो भाई आईआरजीसी को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि 14 में से 13 पॉइंट्स आपके फेवर में है। आपको चाहिए कि मफाहमत की तरफ जाए। हॉर्मुज़ के ऊपर अगर आपका ओमान से मुआहदा हो जाता है तो उसको मेरे ख्याल में अमेरिका मान लेगा, क्योंकि ओमान जो है एक तरह से न्यूट्रल है, वो ईरान के साथ जंग में शामिल नहीं हुआ, ना उसके ऊपर अमेरिका ने हमला किया था। तो न्यूक्लियर बॉम्ब अगर आपने बात की है तो जॉर्ज गैलोवे जो एक ब्रिटिश एनालिस्ट हैं और इनके पार्लियामेंटेरियन भी रहे, उसने तो साफ कहा था कि 2 न्यूक्लियर बॉम्ब लो यील्ड वाले, कम पावर वाले, उसकी इजाजत या उसका प्लान जो है वो ट्रंप ने बना लिया है। उसका कहना तो ये भी था कि ये 2 बॉम्ब गिराए जाएंगे ईरान के मखसूस मकामात के ऊपर, शोधन जो टारगेट्स हैं उनके ऊपर, जिससे उसको मैक्सिमम नुकसान पहुंचे। और उसके बाद जो है वो रशिया जो है ईरान को अपनी न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे ले लेगा। बहरहाल ये उनकी अपनी एक बात हो सकती है, ओपिनियन हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। रेडिएशन बॉम्ब यूज किए जा सकते हैं। रेडिएशन बॉम्ब इज नॉट अ न्यूक्लियर बॉम्ब, लेकिन वो इतनी हाई इंटेंसिटी के रेडिएशन क्रिएट करते हैं कि वहां पे स्ट्रक्चर को कुछ नहीं होता, लेकिन जितनी हयात होती है, जिंदगी होती है, वो तलफ हो जाती है। तो क्यों उस नौबत तक जाना? अब सोचने का मकाम है आईआरजीसी के लिए भी कि आप देखें ना, सदर मसूद पेज़ेश्कियान को क्यों कहना पड़ा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। इसका मतलब है वहां पे भी मोतदल मिजाज जो है उनको प्रेस किया जा रहा है। वो चाहते हैं कि अमन हो, उनका फायदा होगा ईरान का ये फायदा होगा, तिजारत खुलेगी। लेकिन हबीब साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक ये फरमाइएगा, एक तस्वर ये है कि नाकाबिल एतबार हैं। देखें, यानी इन्होंने जब गुफ्तगू हो रही थी तो इस दौरान हमला कर दिया। एक तो इस पे देखिएगा। दूसरा ये कि एक अमेरिकन जनरल का अगले दिन एक और बयान भी आया जिसमें उसने कहा कि जी हम अब इजराइल का दिफा भी नहीं कर सकते। एंड थर्डली ये भी कहा जा रहा है कि अब इतना भी असला नहीं है अमेरिका के पास कि वो अगर चाइना या कोई और जंग आगाज करता है तो वो अपने आप को डिफेंड कर सके। तो ये इन तीनों पॉइंट्स पे सर योर टेक। जी, पहली बात तो आपने उसका हमने जिक्र किया, मैंने अभी जिक्र किया कि अगर पहले ये जनाजे से पहले वाले वाक़े पे हर दफ़ा अमेरिका ने पहल की थी, तो भाई अब आपने पहल कर दी उनके साथ जो आपके उसी दिन आपके शहर में वो एक जनाजे में शरीक थे उन 2 मुल्कों के। तो इस दफ़ा उन्होंने भी की, तो ये आईआरजीसी ने की, ये ईरानी हुकूमत ने, मुझे यकीन है कि उनका कंसेंट इसमें शामिल नहीं। तो पहली बात तो ये कि आपने अदले का बदला ले लिया। दूसरी बात अगर आपने की है जो उनके जनरल की बात की है, जी बिल्कुल, इजराइल की बात की है। मैंने अभी तो कहा कि इजराइल की सबसे बड़ी परेशानी ये कि ये जो इनकी डिप्लीशन हुई है थार्ड की और पेट्रियट की, ये आयरन डोम का तो सारा स्ट्रक्चर, कुछ उनके अपने सिस्टम भी हैं इजराइल के, लेकिन वो इतने पोटेंट नहीं है। उसका क्या था कि इजराइल की जो अम्ब्रेला बाहर तक मिडल ईस्ट के मुल्कों में फैली हुई थी, वो जॉर्डन था, मिस्र था, वो तुर्की था, ईरान था, कतर था, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, ये एक जो उसको एडिशनल एक मिली हुई थी, अम्ब्रेला मिला हुआ था, ये खत्म हो जाएगा अगर इनके। और यहाँ पे बैटरियां तबाह हुई हैं इनकी। थार्ड की एक बैटरी जो है उसके अंदर 6 उसके वो होते हैं, उसके वो लॉन्चर्स होते हैं, और हर लॉन्चर में 8-8 मिसाइल होते हैं। $1 बिलियन से $1.5 बिलियन उसकी कीमत है। तो ये तबाह हुई हैं। तो इसराइल बिल्कुल इस वक्त उसकी बिल्कुल मैं समझता हूं कि परेशानी के आलम में है कि उसका डिफेंस नहीं हो सकेगा। अगर मैं सम अप करूं साजिद हबीब साहब, तो 2 पॉजिटिव बातें नजर आती हैं। आप एक तो ये कि इजराइल पहली दफा हमें लगता है कि
थोड़ा इम्पेयर्ड है, और सेकेंडली ये कि अब हालात ऐसे क्रिएट हो रहे हैं कि दुनिया में अमन का एक चांस क्रिएट हो रहा है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब, आपने हमें एनलाइटन किया। नाज़रीन, इसी उम्मीद और दुआ के साथ इस प्रोग्राम का आज खात्मा करते हैं कि अल्लाह करे इस अजाब से दुनिया बच सके, ईरान के लोग भी अमन से रहें, मिडल ईस्ट के लोग भी अमन से रहें और प्राइसेस नीचे आएँ, ख़ास तौर पर तेल की। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।